हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे बीपीएससी बीएचओ एग्ज़ाम ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। हमने प्रॉमिस किया था कि 25 मार्च मतलब होली के दिन से हम लेक्चर लॉन्च करेंगे और टोटल 40 लेक्चर्स में आपका पेपर 1 कंप्लीट होगा। तो पेपर 1 आज से शुरू करते हैं और इसके कुछ दिन बाद उसके लिए भी नोटिफाई करेंगे आपको कि पेपर 2 यानी कि आपका जो हॉर्टिकल्चर का पेपर है वो कैसे कैसे रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। देखो लेक्चर 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले जान लें। तो सबसे पहले मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। आपका जो सिलेबस दिया गया है एकदम एज इट इज़ वहाँ से लाइंस उठा के डाले गए हैं। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपके पास नेमराज सुंडा हो या फिर अरुण कात्यायन या फिर कोई भी नोट्स, तो उसमें आपका सबसे पहले ही चैप्टर्स में दिए रहते हैं। तो हालांकि हमने भी इसमें बताया है लेकिन याद तो आपको ही करना है, इसमें कुछ समझाना या बताने जैसा है नहीं। फिर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया और एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार की बात करेंगे। जो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है उससे क्वेश्चन नहीं आते, जो सबसे मेन है जो सबसे प्रोडक्टिव है उससे पूछा जाता है और क्या क्या है वो हम बताएंगे। साथ में जो बिहार का एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है वो आपको अच्छे से करना है और वो भी बहुत इजीली आप देखोगे कि हो जाएगा। चलो बात करते हैं सबसे पहले एग्रोनॉमी का। तो जो टर्म सबसे पहले बात करते हैं, टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये याद रखना है कि एग्रोनॉमी का जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है। एग्रोस जिसका मतलब होता है फील्ड एंड नोमोस मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, फिर एग्रोनॉमी है क्या? तो ये एग्रीकल्चर साइंस का ब्रांच है, ये बहुत इजीली आपको पता ही है। वो डील क्या करता है? इट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, और साथ ही साथ इट डील्स विद द मेथड विच प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब कि जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से यूज़ करें, मतलब कि किस तरीके का क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस अपनाएं ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है एंड प्रोडक्शन है वो हायर हो। फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे बोला जाता है? तो पीटर डिक्रेसेंजी को बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आपको पता ही है कि बहुत जगह पे पूछा गया है और ये आपको पहले से ही पता होगा। अब बात करेंगे कि स्कोप क्या है एग्रोनॉमी का। तो स्कोप क्या के पहले ये समझे कि एग्रोनॉमी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि हमारा पॉपुलेशन है, खास करके इंडिया का, अभी हम नंबर 1 पे हैं पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हमारी कंट्री। तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमारा जो लैंड एरिया है वो तो कांस्टेंट होगा, वो स्टैटिक है, वो उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो किस तरीके से कल्टीवेशन करें ताकि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हो। तो स्कोप मेरा वही हो गया एग्रोनॉमी का। इट एम्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन एरिया अंडर कल्टीवेशन स्टैटिक है, जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। देयरफॉर मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स हैव टू बी ग्रोन इन द सेम पीस ऑफ लैंड टू इंक्रीज द फील्ड यील्ड। तो क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग 1 ईयर में मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स लेंगे ताकि हमारा जो यील्ड है वो इंक्रीज हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके और हमारा जो फूड बास्केट है वो हर पूरे इंडियंस को फीड करने के लिए काफ़ी हो। नोइंग द सीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्या क्या स्कोप से ये है। डिफरेंट मेथड ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन इसके अंदर पढ़ते हैं। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर मैन्योर्स एंड इट्स अवेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स। न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी डेवलप टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राईलैंड कंडीशन। ये ड्राईलैंड कंडीशन है, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन है, तो वहाँ पे किस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए ये भी हम लोग एग्रोनॉमी के अंदर डील करते हैं। न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप विथ हाइल्ड, मतलब कि जो क्रॉप है उसका अच्छी वैरायटी होना चाहिए जिसका कि यील्ड हायर हो और उसमें कम से कम इनपुट लगे। रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, आप देख रहे हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिटेरियोरेट कर रहा है। तो इसको किस तरीके का वैरायटीज़ लेके आएँ, किस तरह का फार्मिंग प्रैक्टिसेस लेके आएँ और किस तरह के क्रॉप्स लें ताकि हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी है वो रीस्टोर हो सके। गुड सीड बेड कैसे प्रिपेयर करना है, प्रॉपर क्या सीड रेट है, करेक्ट डेट ऑफ सोइंग क्या है
सारे इम्प्रूव्ड वैरायटी का, ये सभी हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। प्रॉपर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स आल्सो। अब यहाँ पे दिया गया है एक कंपैरिजन कि 1950 में क्या सिचुएशन था इंडिया का एंड एट प्रेजेंट क्या है। तो टोटल एरिया अंडर फूड ग्रेन जो था वो 97 मिलियन हेक्टेयर था उस टाइम पे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम मतलब जो एरिया है उसको यूटिलाइज करने का कोशिश की है। जितने भी वेस्ट लैंड्स हैं उसको हम कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एट प्रेजेंट 139 मिलियन हेक्टेयर हमारा नेट सोन एरिया है। इरीगेटेड एरिया डेट टाइम 18% था, मोस्ट ऑफ द रेनफेड कल्टीवेशन था, जो कि अभी 52% है और अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल इसको हार्नेस करना बाकी है। प्रोडक्शन उस टाइम पे आप देखो 51 मिलियन टन था, लेकिन अभी 330 मिलियन टन है। बट वही है कि इसके साथ ही पॉपुलेशन देखो उस टाइम पे 381 मिलियन था, जो कि अभी 142 बिलियन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन में भी हाई जंप आया है, प्रोडक्शन में भी आया है, क्योंकि यदि प्रोडक्शन में जंप नहीं आएगा तो बहुत सारे हंगर से मर जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग 1960s इंडिया हैज़ फूड शॉर्टेज एंड बेगिंग बोल एंड इम्पोर्ट 8 to 10 मिलियन टन्स फूड। बट ग्रीन रेवोल्यूशन एंड्स द बेगिंग बॉल एंड सीप टू द माउथ। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ और हम इतने कैपेबल हैं कि अपने पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। और ना ही फीड सिर्फ नहीं कर सकते, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट KR नारायणन थे, उन्होंने मतलब ऐसा बोला था कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन पार्लियामेंट इन अगस्त 1997 इन गोल्डन जुबली ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था फूड सफिशिएंसी को लेके। चलो, अब उस हमने कंपेयर किया था इसके पहले टेबल में और वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि विथ रेफरेंस टू 1950 द प्रोडक्टिविटी गेन्स आर। आप देख सकते हैं कि फूड ग्रेन में 3.5 टाइम्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, फ्रूट्स में 1.6 टाइम्स, वेजिटेबल में 2.1 टाइम्स। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। 1.8 टाइम्स है जो मिल्क में, 5 टाइम्स फिश में, 4.8 टाइम्स जो है वो एग में। फिर अब बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का, जो कि मैं समझती हूँ कि ये आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने जैसा है नहीं। तो CGIAR कहाँ पे है? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट भी है जो कि आपको याद रखना है। तो ये सभी आप खुद से देख लीजिएगा और कुछ कुछ तो आपको पहले से याद होगा। जैसे सिमिट है, ये है मेज़ के लिए, तो ये कहाँ पे है? मैक्सिको में है, ये आपको पहले से याद होगा। CIP, अभी आपको याद होगा कि इस बार का जो बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर हुआ था उसमें इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पूछा गया था और उसका आंसर था पेरू। तो आप सोच सकते हो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके के आते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ो, कहाँ से पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ो, वो सारे दिए हुए होते हैं। फिर ये भी है आपका, अब ईरी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो मैनिला फिलीपींस में है, ये आपको पहले से आता होगा। लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये नैरोबी केनिया में है और साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका नैरोबी केनिया में ही है। अब बाकी याद रखना, इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कोलंबो में है। साथ में ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के लिए कहाँ है? तो नाइजीरिया में, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, फिर उसके साथ ही इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रोम इटली में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया मीन्स आइकार्डा, ये एलेप्पो सीरिया में है। फिर आपका वही एग्रो फॉरेस्ट्री का सेंटर जो मैंने अभी बताया था कि नैरोबी केनिया में है, साथ में लाइव स्टॉक सेंटर भी है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इक्री साइट तो हमारे यहाँ ही है, हैदराबाद में। फिर ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन मैं PDF यदि सेंड करती हूँ ग्रुप में तो उसमें आपका सही आएगा। तो एक बार ये सारा आपको देख लेना है कि CPRI कहाँ है, काजरी कहाँ है, CFTRI कहाँ है, CICR कहाँ है, ये सारा आप एक बार खुद से देख लेना। चलो, अब बात करते हैं हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया का।
तो हमारा जो बहुत सारे करैक्टरिस्टिक है, हमारा इंडिया है जो बहुत रिच है डाइवर्सिटी में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। तो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टोपोग्राफी, cropping and farming system and water resources, the country has been divided into 15 agroclimatic regions. सबसे पहले की बात करें कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन है एंड ईस्टर्न हिमालयन रीजन, इन दोनों को एक साथ लिखा गया है। तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो पड़ता है स्टेट वो कौन कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर है, ये यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का जो हिली रीजन है वो, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश का हिली रीजन है वो उत्तराखंड हो गया है, तो आपको वेस्टर्न हिमालय में उत्तराखंड याद रखना है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय में आपका सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड जलपाईगुड़ी एंड कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, वो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में मिलते हैं। अब ये जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है उसका मेन क्या है, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है उसमें सॉइल है वो सिल्टी लोम तरह का है। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, क्योंकि बहुत हायर एल्टीट्यूड पे है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो मेनली किया जाता है राइस, मेज, मिलेट, व्हीट एंड बार्ले किया जाता है। हालांकि यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। साथ में जो मेन क्रॉप की बात करें जो कि सिर्फ वहाँ पे, वो सैफरॉन जो है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। ईस्टर्न हिमालयन का क्या करैक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे हाई रेनफॉल एंड हाई फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पे मेनली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना वो इसी तरीके के रीजन्स में होते हैं। तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोस्ट प्रिवेलेंट। नियरली 1/3 of the cultivated area has caused denudation and degradation of soil. देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होगा तो फिर जो सॉइल का डिग्रेडेशन एंड सॉइल का इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं कि प्लांट्स को कट किए जाते हैं, उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद उसको रिकवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और लोग क्या होते हैं शिफ्ट हो जाते हैं, इसको लैंड रोटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये होता है। फिर आते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन एंड मिडिल गंगेटिक प्लेन पे। तो लोअर गंगेटिक प्लेन में वेस्ट बंगाल लोअर गंगेटिक प्लेन में आता है, एंड जो मिडिल गंगेटिक प्लेन है उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो मिडिल गंगेटिक प्लेन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बिहार का 27 डिस्ट्रिक्ट मतलब मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है वो मिडिल गंगेटिक प्लेन्स में ही आता है। फिर उसके बाद फिर इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस ये है कि मिडिल गंगेटिक प्लेन जो है उसमें प्रिंसिपल क्रॉप क्या है, तो राइस है। यहाँ पे जिंक की डेफिशिएंसी राइस में वाइड स्प्रेड है, मतलब आपको देखने का मिलेगा, यानी खैरा डिजीज़ है वो यहाँ पे कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। लोअर गंगेटिक प्लेन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो सीसेमम हो रहा है, जूट हो रहा है, मस्टर्ड हो रहा है, रबी मेज़ हो रहा है, पोटैटो हो रहा है। तो ये सभी आपको लोअर गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलेंगे। अपर गंगेटिक प्लेन एंड ट्रांस गंगेटिक प्लेन की बात करें तो अपर गंगेटिक प्लेन में मेनली उत्तर प्रदेश का 32 डिस्ट्रिक्ट्स आ जा रहे हैं, और ट्रांस गंगेटिक प्लेन में पंजाब एंड हरियाणा रीजन, साथ ही साथ वहीं के आसपास का यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़ एंड श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो कि बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है। तो ये सभी ट्रांस गंगेटिक प्लेन में आते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी है अपर गंगेटिक प्लेन का वो हाई है, अच्छा है, 144% है, बट ट्रांस गंगेटिक प्लेन का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उससे भी अच्छा है, 170% है। क्योंकि यहाँ का और जो ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स है उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसके सॉइल का वो भी बहुत अच्छा है, और सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे आपका इरिगेशन फैसिलिटी भी इन दोनों एरिया में बहुत अच्छा है क्योंकि ये गंगा के आसपास के रीजन के हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन एंड सेंट्रल प्लेट्यू रीजन की बात करें तो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ उसके साथ ही साथ आएगा, और सेंट्रल प्लेट्यू में आपका मध्य प्रदेश का कुछ क्या बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट 46 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, शायद में कुछ रीजन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान का भी आ रहा है। यहाँ पे इरिगेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग जो है वो लो है क्योंकि यहाँ पे वाटर क्राइसिस है मेनली। उसके बाद फिर वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स एंड सदर्न प्लेट्यू ऑफ हिल्स, उसे एक बार देख लो कि कहाँ कहाँ पे इसका लोकेशन है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा।
उसके बाद ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स है, वेस्ट कोस्ट प्लेन ऑफ हिल्स है। ये भी आप देख लेना जब मैं भेजूंगी PDF तो, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स की बात आती है, तो इसका तो नाम से ही क्लियर है कि जो गुजरात रीजन है वो उसी में आएगा। और मेनली इधर क्या होगा तो आपका कॉटन होगा, क्योंकि आपको पता है गुजरात महाराष्ट्र ये है जो कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, और ब्लैक सॉइल उधर मिलते हैं जो कि कॉटन के लिए अच्छा होता है। और ये भी एरिड एंड लोअर रेनफॉल एरिया है। फिर वेस्टर्न ड्राई रीजन, आपको पता है राजस्थान के बारे में बात हो रही है। वेस्टर्न ड्राई रीजन में is characterized by hot scanty desert, erratic rainfall, high evaporation, no perennial river and scanty vegetation। यहाँ पे होता क्या क्या है तो पर्ल मिलेट हो गया, क्लस्टर बीन हो गया एंड मोथ आर द लीडिंग क्रॉप ऑफ खरीफ, एंड रबी में व्हीट एंड ग्राम हो जाता है। फिर आइलैंड रीजन्स है जो कि अंडमान एंड निकोबार एंड हमारे लक्षद्वीप है, ये हमारे आइलैंड रीजन में आ जाता है। ये 15th एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। यहाँ पे क्या है कि लार्ज एंडुलेटिंग एरिया है जिसमें हैवी लॉस ऑफ सॉइल होता है ड्यू टू रन ऑफ। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर तो वैसे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप ले सकते हैं जैसे कोकोनट, एरिकानट, ये सब होता है। यहाँ का लिटरेसी रेट तो हाई है, लेकिन और साथ में पॉवर्टी लेवल भी लो है क्योंकि टूरिज्म बहुत प्रमोटेड है। अब बात करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार की। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार को आप पूछा जाए तो आप वैसे 3 बताएंगे। इन केस 3 नहीं है ऑप्शन में तब 4 में मार्क करके आएंगे, क्योंकि जोन 1, जोन 2, जोन 3A, 3B इन कहीं 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 पे 4 लिखा हुआ रहता है कि 4 है, और कहीं कहीं पे ये 3 ही है। अब मैं एक बार बताती हूँ कि मान लो ये बिहार है अपना, ठीक है, मान लेते हैं। तो जो जोन 1 है वो ये होगा, 2 ये होगा, 3A जो है ये होगा, एंड 3B जो होगा वो ये वाला रीजन होगा। तो आप इसको याद रखें, जैसे क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरीके से घूमता है ना, तो ये क्लॉकवाइज ही है 1 2 3, 1 2 3 एंड 3B। तो इसको आप याद रखो। फिर देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा जोन 1 में किस में सबसे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रिक्ट आता है, किस क्लाइमेटिक जोन में, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जोन 1 में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम किस में है तो जोन 3A में। लेकिन यदि पूछा जाए सिर्फ 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से तो जोन 3 में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पूरा जो साउथ बिहार है उसको जोन 3 में रखा जाता है, और उसको फिर फर्दर कैटेगराइज किया ये लोग जोन 3A एंड B में। क्रॉपिंग क्या है तो जोन 1 में राइस एंड मेज होगा सबसे ज़्यादा। जोन 2 है जो आपका वेस्ट बंगाल की ओर सटा हुआ है, तो जूट एंड राइस बेस्ड है। जोन 3 ये है वो भागलपुर और बांका की तरफ का एरिया जो है उसमें राइस है। एंड जोन 3B जो है उसमें राइस एंड व्हीट है, जिसमें नालंदा, जहानाबाद, पटना ये सब आते हैं। एरिया सबसे ज़्यादा किस में है तो जोन 1 में ही है, लेकिन जोन 3 में सबसे ज़्यादा है इन टोटल। जोन 3A 3B को यदि अलग नहीं किया जाए तो। क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा जोन 2 का है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और जोन 2 में ही सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल है, तो जो हाईएस्ट है उसको मार्क करके याद रखना है। और मैंने जो अभी बनाया था इस तरीके से, तो ये बस माइंड में रखना है कि लोकेशन क्या है। तो जोन 1 ये है, जोन 2 ये है, जोन 3A ये है, एंड जोन 3B ये है। तो ये आपको अपने माइंड में लेके चलना है कि इस तरीके से। और एक बार आपको स्टेट में डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन थोड़ा बहुत भी पता है तो आप जोन 3 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट फॉल करता है तो आप एक बार सोच के बना सकते हो कि हाँ जोन 3B में ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, 1 में वो वाला होगा। जैसे चंपारण पूछ रहा है तो चंपारण यहाँ पे है, तो ये जोन 1 क्लाइमेटिक रीजन में आएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका अटेंशन के लिए, एंड मिलते हैं आप सेकेंड लेक्चर में। और हम बिल्कुल उसी तरीके से बढ़ रहे हैं जिस तरीके से आपका सिलेबस दिया गया है। यदि आपको लगता है कि लेक्चर किसी तरीके से इम्प्रूव होना चाहिए तो हमें सजेशन चाहिए, आप सजेशन बिल्कुल दीजिए, डोंट हेजिटेट, एंड वी आर वेरी ओपन टू टेक योर सजेशन, एंड थैंक यू सो मच।